Hello student, I am Kunal Kishore. Now my channel is Skyline Academy. तो जैसा कि आप लोग ने पिछले वीडियो में देख चुके थे कि जैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्यूशन करवा रहा था 2022 का मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए। तो आप लोग को 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक पहले करवा चुका हूँ। तो अब ये जो है 2020 ई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो आगे उसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन से। जो हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन है वो ये है। कह रहा है कि AP 3333 का सार्व अंतर है। तो अगर AP दिया हुआ है, AP यहाँ पर 3 3 3 3 इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका सार्वंतर निकालना है, यानी कि D निकालना है। तो D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अगर दूसरा पद यहाँ पर 3 है और पहला पद 3 है तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक AP का प्रथम पद 10 और सार्वंतर 10 है तो दूसरा पद है। तो अगर पहला पद A बराबर 10 है और सार्वंतर D बराबर 10 है तो यहाँ पर दूसरा पद बोल रहा है, यानी कि A2 बराबर जो होगा A प्लस D हो जाता है, यानी कि 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो यहाँ पर दूसरा पद जो है वो 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक AP में यदि A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3 और N इक्वल टू 8 तब AN का मान है। तो A का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 7, D का वैल्यू 3 है एंड N इक्वल टू 8 है। तो हमें पूछा गया है कि AN इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोगों के लिए फॉर्मूला है कि N1 जो टर्म निकालना है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो यहाँ पर A का वैल्यू 7 है, 7 रख दिए। N का वैल्यू 8 है तो 8 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रख दिए। इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 इंटू 3। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस 21, यानी कि इसको ऐड करते हैं तो 28 आता है। तो ऑप्शन है सो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज बोला है, यानी कि 3 के अगर प्रथम 5 गुणज देखा जाए तो वो हमारे पास AP के फॉर्म में आता है और 3 का गुणज जो है 3 होता है। उसके बाद 3 6 9 12 15, ठीक है। तो 3 का यहाँ 5 गुणज आ गया, 1 2 3 4 5। ये 3 के प्रथम 5 गुणज है, इन सारे का योग बोला गया है, यानी कि ऐड बोला गया है। तो यहाँ पर पहला पद A बराबर 3 है और अंतिम पद L बराबर 15 है और N इक्वल टू है सो यहाँ पर दिया हुआ है 5। पहला 5 गुणज बोल रहा है तो N इक्वल टू 5। तो हम लोगों का फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2, यानी कि सभी AP के शून्य AP का योग बराबर होता है N/2 इंटू A प्लस L। तो इस पर बैठाते हैं। N का वैल्यू 5/2 इंटू A का वैल्यू 3 है और L का वैल्यू 15 है। इस पर हल करते हैं तो हमारे पास आता है 5/2 इंटू 3 और 15 को ऐड करते हैं तो ये 18 आता है। तो 2 से करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा और 9 5 जा 45। तो इसका योग कितना हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा। सभी वृत्त होते हैं, वृत्त ये वृत्त। तो सभी वृत्त क्या होते हैं कि समरूप होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आकृति में DE समांतर BC, यानी कि ये DE समांतर BC है तो EB का मान है EB। यहाँ पे EB नहीं होना चाहिए, यहाँ पर EC होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू पूछ रहा है EC का वैल्यू। तो यहाँ पर है सो अगर देखते हैं तो ये हमारे पास थेल्स प्रमेय का है कि अगर कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो इसके जो अन्य दो भुजाओं वो समान अनुपात में बढ़ती है। यानी कि अगर ये थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC होगा। तो यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करते हैं। AD का जो वैल्यू है वो 1 है, DB का वैल्यू 2 है, इक्वल टू AE का वैल्यू 1.5 है और EC का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो EC इंटू 1 जो है वो EC आ जाएगा एंड 1.5 इंटू 2 है वो 3 आ जाएगा, यानी कि EC का वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि आकृति में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP है तो समरूपता कसौटी दिखानी है। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है और एक PQR है, तो हमें समरूपता की कसौटी दिखानी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या है सो इन तीनों भुजाओं संगत भुजाओं के समान अनुपात में बट रहा है या नहीं बट रहा है। तो यहाँ पर 2 है, AB का 2 है, अब इसका 2 टाइम्स QR है, यानी कि AB बाय QR इक्वल टू अगर BC देखा जाए 2.5 है तो इसका 2 टाइम्स यहाँ पर 5 है, तो यानी कि BC बाय RP इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं CA बाय PQ, CA बाय PQ होगा। चेक कर लेते हैं क्या ये समान अनुपात में है या नहीं है। AB का वैल्यू 2 है, QR का वैल्यू 4 है, BC का वैल्यू 2.5 है और फिर RP का वैल्यू 5 है, CA का वैल्यू 3 है, PQ का वैल्यू 6 है। तो इसको 2 एंड 1 2/4 1/2 बार में कैंसिल होगा, 2.5 1 और ये 5 2 बार में, 3 1 और ये 2, यानी कि सभी है सो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 है, यानी कि तीनों भुजाएं समान अनुपात में बट रही है। तो ये जो S समरूपता कसौटी में आती है, साइड साइड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF में एंगल A बराबर एंगल D दिया हुआ है और एंगल B बराबर एंगल A, एंगल C बराबर एंगल E है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है DEF, त्रिभुज BAC समरूप है DEF। थर्ड ऑप्शन में है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DFE और फोर्थ ऑप्शन में है त्रिभुज ABC समरूप है EDF। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा। देखते हैं यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज कुछ इसी तरह से ले लिया हूं। अब इन दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो एक त्रिभुज ABC है, दूसरे त्रिभुज को DE और F, ये दो त्रिभुज है। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि एंगल A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल F है। उसके बाद एंगल C इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल E है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है
त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। अगर ये त्रिभुज ए बी सी इस रूप में चल रहे हैं तो यहाँ पर डी एफ ई के रूप में चलना पड़ेगा। तो त्रिभुज डी एफ ई, तो ये हमारे पास जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे डी एफ ई होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में बी ए सी बोला है, तो बी ए सी कुछ इस तरह से बन रहा है। तो जो बी ए सी देखा जाए तो एफ डी ई बनना चाहिए, जो ऑप्शन बी ए 2 भी नहीं है। ऑप्शन 3 में चेक करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी डी एफ ई, तो ऑप्शन यहाँ पर ये 3 मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अगर कोई भी त्रिभुज के अगर निकालना है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि 4/9 का होल स्क्वायर होगा। अगर 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 आता है, यानी कि 16:81 हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो शेष भुजा की लंबाई है। अगर समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण की लंबाई दी हुई है और बाकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई, दोनों में से कोई एक भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है। तो अगर एक भुजा की लंबाई पता चल जाती है तो दूसरी भुजा की लंबाई भी निकल जाएगी ही पाइथागोरस प्रमेय से। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल B है। एंगल B है तो ऐसे क्वेश्चन में है सो एंगल B 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा है यानी कि AC दिया हुआ है, तो जो AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज बना सकता है। चेक कर लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रहा है। अगर पाइथागोरस प्रमेय सही है तो ये कोण जो है वो 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, AB का वैल्यू 6√3 सेंटीमीटर है और BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो इस पे पुट करते हैं। AC का वैल्यू 12 का स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू जो है वो 6√3 का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो 36 3 जो है वो आता है 108 प्लस 36 और 108 प्लस 36 ऐड करने के बाद 144 आ गया, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय को वो सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर B का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर कोई भी वृत्त है, इस तरह का वृत्त है, तो यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से जो सब जीवा पार होती है वो सबसे बड़ा जीवा होती है और केंद्र से पार होने वाली जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 250
सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, कुछ स्टेप्स हैं। पहले एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त है। उसके बाद इस वृत्त से कह रहा है कि P से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। P से, अगर ये पॉइंट P है तो P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और केंद्र से, अगर केंद्र यहाँ पर है, केंद्र से P की दूरी को देखा जाए तो केंद्र यहाँ पर O है और ये कोई पॉइंट P है और इस स्पर्श बिंदु A है। तो P से A की दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से O से P की दूरी 250 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है कि लंब होती है। तो यहाँ से ऐसा पूछ रहा है कि P से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से P की दूरी 250 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या कितना होगा। तो अगर ये कोण एंगल A जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर OP का वैल्यू यहाँ पर 250 का स्क्वायर, सॉरी गाइस, यहाँ पर 250 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 25 होना चाहिए। अगर 25 को रखकर सॉल्व करते हैं तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू OA, OA का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, OA स्क्वायर प्लस AP, AP का जो वैल्यू है वो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर 576 होगा। जो इधर राइट हैंड साइड में प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो माइनस में आ गया। अगर 625 में 576 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 49 बचेगा और 49 इक्वल टू OA स्क्वायर। यहाँ से अगर देखा जाए तो √49 इक्वल टू OA आ जाएगा, यानी कि जो त्रिज्या है वो हमारे पास 7 इक्वल टू OA आ जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। OA का वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे ऐसा 250 नहीं होगा, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो ये हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दी गई आकृति में OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OP ये जो है 5 सेंटीमीटर है और PA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो OA की लंबाई निकालनी है तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल A 90 डिग्री है, तो यानी कि OP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OP का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू OA, OA निकालनी है त्रिज्या OA स्क्वायर प्लस AP का वैल्यू 3 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा और 3 का स्क्वायर प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो -9 आएगा, यानी कि OA स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 16 इक्वल टू OA स्क्वायर और यहाँ से OA इक्वल टू जो आ जाएगा वो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो OA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ऑप्शन 2 में है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन जो 2 है वो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास ये है कि सिक्स सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है तो यहाँ पर अभी फॉर्मूला देख चुके हैं कि थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। और आर का वैल्यू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 6 × 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल और ये 6 कैंसिल, क्या करते हैं 22 × 6 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारे पास आता है 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यहाँ पर चाप की लंबाई बोली गई है, तो चाप की लंबाई जो होती है वो होती है थीटा बाय 360 डिग्री × 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि में अगर थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाप की लंबाई आ जाएगी। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 सभी को पता है, और आर का वैल्यू जो है वो 21 सेंटीमीटर यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो 7 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। उसके बाद है सो ये 366 बार में, ये 2 से 1 और ये 3 बार में, और ये 3 और ये 3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में यह कहा गया है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो अगर कोई वृत्त है, इस तरह से वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र यहाँ पर O है, केंद्र से ये त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसमें है सो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लघु वृत्तखंड देखा जाए तो अगर वृत्त का खंड ये भाग जो है वो लघु वृत्तखंड है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ये कर सकते, यहाँ पर ये दीर्घ त्रिज्यखंड वृत्तखंड है, तो इसके लिए हम लोग आराम से फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको माइनस कर देने के बाद हमारे पास ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और आर का वैल्यू 7 दिया हुआ है, 7 × 7 -40, तो ये 7 से 7 कैंसिल और 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154 - 14। इसको अगर माइनस करते हैं तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का कोण क्या होगा। ये छतरी है, इसके 8 ताने हैं, 1 2 3, यहाँ से एक ताना इस तरह से है। इस तरह से छतरी है। तो इसके हर एक ताने में जो है, इसके इन दो तानों के बीच है सो एंगल निकालना है। क्या निकालेंगे? अगर मान लेते हैं कि ये जो छतरी है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि सपाट वृत्त मानते हुए है, यानी कि ये एक इस तरह से बनेगा और इसके 8 अगर देखा जाए कमान तो इस तरह से ये 8 कुछ इस प्रकार से होगा। इसको 8 भागों में बांटा गया है। तो इन दो तानों के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पर भी जो है वो देखा जाए तो ये जो है वो एक त्रिज्यखंड बन रहा है और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, केवल एंगल का वैल्यू निकालना है। तो अगर ये 8 भागों में बटेगा तो यहाँ से अगर पूरा एक चक्कर देखा जाए तो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को अगर 8 बार में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 145 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके गाइस, ये इस सेकेंड पार्ट का है, सो लास्ट क्वेश्चन था। और इसके बाद अब आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव थे। अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू।